बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी गोपाल दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। गोपाल घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करें, कैसे कमाएं पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगी। गोपाल चौकन्ना हो गया। 100 सोने के सिक्के, यह तो बना बनाया मौका था। गोपाल राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची नहीं थी, क्या सुनाएगा वहाँ पहुँचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। गोपाल ने सोचा कि क्यों न अभी अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, खुदुर खुदुर खोदते हैं। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी। गोपाल बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पत्तियों के बीच से सिर निकाल कर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही गोपाल के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत हैं का ढूंढत हैं। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी सर्र की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोपाल ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। तुरंत ही उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर गोपाल निश्चित था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से गोपाल ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा, उस आदमी ने उत्तर दिया। गोपाल ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, असरफी लाल भाई, असरफी लाल। गोपाल के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। असरफी लाल, असरफी लाल, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंच गया। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। असरफी लाल भाई, असरफी लाल। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर गोपाल ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि कविता समझ में नहीं आया। राजा के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की नींद गायब हो गई। गोपाल की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाएं। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वहीं असरफी लाल था, जिसने आज दिन में गोपाल को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज़ में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। असरफी लाल ने उठाकर एक आध घूंट निगल लिया। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं। शाम कर इधर उधर झाँकने लगे। कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने कहा, ताक झाँक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की आवाज़ आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। असरफी लाल भाई असरफी लाल। असरफी लाल की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा। गोपाल को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। गोपाल को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के साथ रहने के लिए काफ़ी धन हो गया था।